बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, नदीम बाबर साहब को भी रुखसत कर दिया गया और सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब को भी उनकी छुट्टी करा दी गई और साथ साथ ये कहा गया कि अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि ये लोग किसी माफियाज के साथ मिलकर किसी बड़े स्कैंडल में शामिल हों, लेकिन शफाफ तहकीकात के लिए इनको इनकी ओहदों से हटा दिया गया। जब से ये हुकूमत आई है, आपने बड़े बड़े फैसले इस हवाले से देखे होंगे कि हुकूमत अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं तो वजीर को फारिग कर देती है, इसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, वजीर पेट्रोलियम मशीर पेट्रोलियम फारिग कर दी जाते हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटा दिया जाता है, आटे का बहरान पैदा होता है तो कुछ तब्दीलियां कर दी जाती हैं, लेकिन साथ साथ ये कहा जाता है शफाफ तहकीकात होंगी और महंगाई को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। चीनी की कीमत बढ़ती रही और बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंची, फिर कहा गया एक माफिया है जो इस मुल्क के अंदर चीनी का बहरान पैदा करता है, उसको रोकने के लिए भी बड़े भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी शख्स को भी कटहरे में खड़ा करके उससे पूछा नहीं जा सका कि मुल्क में महंगाई का तूफान आया तो कैसे आया, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी, उनकी कीमतें बढ़ी, बहरान पैदा हुआ तो कौन जिम्मेदार था। इसके साथ साथ जितनी अशिया खुद और नोश हैं उनकी कीमतें जब से बढ़ती रही, उनके जिम्मेदार कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। फिर साथ साथ खबरें इस किस्म की भी हैं कि स्टेट बैंक का जो मुजवजा तरमीम की जा रही है उसके मुताबिक स्टेट बैंक एक आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाएगा। उस हवाले से कुछ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। वो खदशात क्या है? वो खदशात ये हैं कि अब IMF पाकिस्तान की इकानमी को बराह रास्त कंट्रोल करेगा, जिसके नतीजे में टैक्सों की एक भरमार आ सकती है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस जिस तरीके से लिए जाते हैं उससे आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन अब अगर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे तो फिर आम आदमी का हाल क्या होगा। ये वो हुकूमत है जो बार बार असद उमर साहब कहा करते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर इतने टैक्स लिए जाते हैं और वो सारे सरकार के खजाने में जाते हैं और आवाम से लूट कर ये सारा पैसा सरकार अपने पास ले जाती है, लेकिन शायद अब इस हुकूमत में वो टैक्सेस माजी की हुकूमतों से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन साथ दिलासा दिया जाता है, तसल्ली दी जाती है कि हम तमाम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई कब होगी? हुकूमत जाने के बाद। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी तब पता चलेगा कि ये माफियाज कौन थे, और फिर जब हुकूमत सरेंडर कर जाए माफियाज के सामने और हुकूमत कहे कि बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसी हुकूमत के ऊपर भी सवालिया निशान उठना शुरू हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी का जायजा लेंगे। स्टेट बैंक क्या वाकई किसी और IMF के हवाले होने जा रहा है और क्या इससे पाकिस्तान की मैशत को कितना नुकसान होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के माहिर इकानमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम वक्त देने का। उनके साथ अज़मा बुखारी साहब, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा है। अज़मा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली। अज़मा बुखारी साहबा, जो हुकूमत ने कदम उठाया, नदीम बाबर साहब को हटा दिया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम फारग हो गए, कुछ उम्मीद लगती है आपको कि हुकूमत ये जो फैसले कर रही है, माफियाज को हाथ डालने की बात कर रही है, पेट्रोलियम का बहरान किसने पैदा किया था, महंगाई किसने की, चीनी माफिया, जैसा कि FIA के केसेस भी दिए गए कि चीनी का जो माफिया है वो मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ाना चाहता है, इनके खिलाफ कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो बात यह है कि आज अगर आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो वफाकी वज़रा की, तो वो तमाम तर जो है वो बातें होते हुए नदीम बाबर साहब को क्लीन चिट देने पर मुसर थे और उनकी पूरी कि नदीम बाबर साहब को जो है वो क्लीन चिट दे दी जाए। इसका क्या नहीं हुआ? आपको याद है वो जफर मिर्जा साहब के ऊपर जो है वो 3-4 चीजें जो है वो निकल के आई के हवाले से हो, इंडियन जो है वो अद्वियात जो है वो उनसे वो करवाने के हवाले से हो, ड्रैप के 1-2 चीजें थी उसके हवाले से हो, और आमिर कियानी, गुलाम सरवर खान जिनको कहा कि जिन्होंने फज किए थे, खुद फरदौस अचिकवान उस वक्त फेडरल में थी, उन्हें कहा फज किए थे। वो क्लासिक एग्जांपल ये है कि ये जो फॉर्मूला आज अप्लाई किया है इन्होंने नदीम बाबर के ऊपर, इसलिए कि वो अनइलेक्टेड है। यही फॉर्मूला, मेरा सवाल ये है कि जब रिपोर्ट आई थी तब खुसरो बख्तियार पे अप्लाई क्यों नहीं? ये उस वक्त जो है वो सलाई के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं हुआ? और ये उस वक्त जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए थे, ये उस वक्त उन पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो इलेक्टेड लोग हैं और ये चंद 4 सीटों है, ये इस किस्म का जो एडवेंचर है वो अफोर्ड नहीं करती। तो वो दिखाना है लोगों को कि जी बड़ा हम ये कर रहे हैं, बड़ा हम वो कर रहे हैं। आपको याद है जब ये स्कैम आया, हम उस दिन से कह रहे थे नदीम बाबर साहब का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, वो मुख्तलिफ ऑयल जो एजेंसीज हैं वो उनके साथ उनके शेयर्स हैं। और एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने, जब उससे सवाल हुआ, उन्होंने कहा मेरी एक ही कंपनी है, और एक टीवी प्रोग्राम में जाकर उन्होंने 12 ऑयल कंपनियां के अंदर अपने शेयर्स होने का एतराफ किया, और उसके बावजूद ये 1-1.5 साल जो है वो उनको भरपूर जो वो कर सकते का मौका दिया। मेरा सवाल ये है कि आज जो नदीम बाबर को चिट दी जा रही थी,
फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर नदीम बाबर का कसूर क्या है? 26 तारीख को जो कीमत में इजाफा हुआ, 4 दिन पहले 30 तारीख की बजाय, वो अर्थ है वो किससे रिकवर किए जाएंगे? वो कब रिकवर होंगे? जो अद्वियात के ऊपर हुआ था, जो 600% आपने इजाफा किया, जिसके ऊपर सेनेट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक बहुत बड़े अहदेदार जो है उनका नाम तक लिया गया, और एमक्यूएम सेनेटर ने लिया, मैंने नहीं लिया। और चीनी के ऊपर आपको याद है नैब भी नोटिस ले चुकी थी, और जो है वो इतना बड़ा स्कैम हुआ, किसी के ऊपर कुछ हुआ आपको नजर आया? नो। ये अनइलेक्टेड आदमी था। इसको आपको लगता है कि नदीम बाबर साहब सेक्रेटरी पेट्रोलियम इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? कतन नहीं, बट नहीं होता, होना था इनके यही होता है कि जिसके ऊपर स्कैम आए उसको कहा जाए कि आप साइड पे हो जाए, बाकी खून आप खा लिया पी लिया, किसको कहते हैं माफिया? मलिक साहब, ये होता है माफिया को पालना, कि आप माफिया को खुल के खेलने दें, जब वो पकड़े जाए तो कहें कि हाँ ठीक है, आप घर चले जाएं, सब ठीक हो गया। ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, जज़्बा बुखारी साहब बात कर रही हैं कि आप इलेक्टेड लोगों को हटा नहीं सकते। खुसरो मुख्तार साहब का नाम लिया, बहुत से और नाम भी थे, उनको के खिलाफ उनके कार्रवाई की नहीं गई। अब नदीम बाबर साहब नॉन इलेक्टेड थे, आपने हटा दिया। हालांकि अपोजिशन बार बार ये बात कह रही थी, शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि उनका कन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी। अब उनको हटाने का फायदा क्या होगा? क्या अवाम इस किस्म की इक़दाम से खुश हो जाएगी कि माफियाज हैं उनको आप हटा देते हैं, कार्रवाई होती कोई नहीं? अजाला तो तब हो कि जब इन सारी चीजों का अजाला किया जाए, कीमतें कंट्रोल हों और जो माफियाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और उमर बुखारी साहब मेरी बहन को सलाम, और शाहिद साहब खासतौर पर मैं तो उनका बहुत बड़ा वो फैन हूँ, बल्कि काफी अर्से तक उनके साथ मैंने थोड़े बहुत प्रोग्राम भी किए कराची के अंदर, तो उससे बड़ा इंटरेस्ट भी हूँ। और मेरा ख्याल में सबसे बेहतर जवाब तो इस सूरत हाल के अंदर शाहिद भाई देंगे। लेकिन जहाँ तक ये सियासी, अभी मेरी बहन ने बात की कि ये पहली हुकूमत है कि जब किसी के ऊपर कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको हटाया जाता है, और उसके ऊपर, लेकिन अब जो कार्रवाई होगी, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है असद उमर साहब की, जी, उन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ हटाया नहीं जाएगा है, बल्कि हथकड़ियां भी लगेंगी। पूरी FIA और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है अथॉरिटीज, उनको बाख्तियार किया जाएगा, और जो इस चीज में पाया जाएगा उसको हथकड़ी भी लगेगी। तो वो चाहे नदीम बाबर हो, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये कल्चर इस मुल्क में नहीं आएगा कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई है वो अपनी रिपोर्ट जो है बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से आवाम के सामने नहीं रखेंगे, हुकूमत को नहीं देंगे कि हमने ये तहकीक की है और इसमें इसको मुजरिम पाया है, तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो चीनी माफिया हो, चाहे वो आटा माफिया हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि चीनी माफिया की जो रिपोर्ट आई है उसको भी शाये होकर जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने सियासतदान है, चाहे वो PTI से ताल्लुक रखते हो, चाहे मुस्लिम लीग नून से हो, या पीपल्स पार्टी से हो, या किधर कोई भी हो, प्राइवेट हजरात हो, अगर वो किसी भी स्कैम में शामिल है तो उन्हें उनको करारवाद की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब साहब लोग मुलव्वस हों, कार्रवाई होनी क्या? अब भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि चीनी की कीमतें और बढ़ जाएंगी, फिर आप माफियाज पे हाथ कैसे डाल रहे हैं? बहुत अच्छी पॉलिसीज कुछ ली है, ये तो वक्त बताएगा कि वो अच्छी बेहतर उसका कोई रिजल्ट आता है या नहीं आता है। जो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक पूरी अथॉरिटी बना दी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है चीनी के हवाले से। लेकिन मैं ये अक्सर हमारे दोस्त अपोजिशन वाले ये भूल जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद 100% जो चीनी का माफिया है वो किसी के अंदर है। लेकिन अभी तो आज 26 तारीख को भी पेश होना था एक वाइस प्रेसिडेंट ने, वो भी चीनी के शुगर मिल के हवाले से ही पेश होना था। इसी तरह सिंध के अंदर भी है। ये तो मतलब हम इसीलिए तो कहते हैं कि भाई तहकीकात होनी चाहिए, और उन जो भी इसमें वाक़ है, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप ओपनली नाम भी ले लूँ मैं, अगर जहांगीर तरीन का या कोई भी है तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए अगर उसने कोई जुर्म किया है, चाहे आफ्ताब जहांगीर की ना हो। तो ताकि चूंकि ये हमें बनाना रिपब्लिक से निकलकर एक मौजिज़ है मुल्क बनना है, हमें इस मुल्क के अंदर कोई कानून की। लेकिन आफ्ताब साहब कभी कभी महसूस ये होता है कि शायद PTI की हुकूमत बातें ज्यादा करती है। यही असद उमर साहब कहा करते थे कि इतने टैक्सेस हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कि आम आदमी बेचारा पिस रहा है। उन टैक्सेस में बजाय कमी करने की आपकी हुकूमत ने इजाफा किया है। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। इससे आम आदमी को, नसरुल्लाह भाई आपकी बात सही है कि मतलब तकलीफ होती है, और मैं अपनी राय थोड़ी सी खुल के देता हूँ, तो आपको भी अंदाजा, सबको पता है कि अगर वाकई कोई चीज है तो उसको होना चाहिए। सवाल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पीचेस के अलावा हमें कोई अमली तौर पर भी कुछ करना चाहिए जिससे कौम को रिलीफ मिले। बाकी चीजें तो सब अपनी जगह पर है, कौम तो रिलीफ मांगती है और उसको मिलना चाहिए, ये उसका बुनियादी हक।
ठीक है डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना। इस वक्त होने क्या जा रहा है? नदीम बाबर साहब को हटाने से हम समझें कि अब पेट्रोलियम का जो बहरान पैदा करने वाले थे वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे? माजी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सारे बहरान पैदा करने वाले आराम से साइड पे हो गए। देखिए, इस वक्त जो हमारी हुकूमत है या जो माजी में भी थी, मसला ये है कि जो ताकतवर तबके हैं, जिनको आप अशराफिया कह लें, जिनको आप माफिया कह लें, आप उनको नाराज करके हुकूमत में नहीं रह सकते। जब इलेक्टेबल्स आप लेंगे, इलेक्टेबल्स वो मुख्तलिफ पार्टियों से आ जाते हैं, जो जैसे पीटीआई है, जो उनके नजरियात से इत्तफाक नहीं रखते, वो हुकूमत में भी आ गए, पार्लियामेंट में भी आ गए। अब अगर उनको खिलाफ आप एक्शन लेते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल से इख्तिदार में नहीं रह सकती। तो जब तक ये अशराफिया का गठजोड़ जो है ये तोड़ा नहीं जाएगा और ये चीज यकीनी नहीं बनाएगा, जो इंतखाबी वायदे हैं अगर उस पर कोई हुकूमत अमल करने के बजाय उससे डेविएट करती है तो उसको हुक्मरानी का हक छोड़ना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं होती तो आप ये देखिए कि 1980 से आज तक हमारा ग्रोथ रेट बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से कम है, और आज तो सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश हमसे दुगना फीकस आमदनी है, उसके रिजर्व 43 अरब डॉलर है, ना मसी पैक है ना कुछ है। तो हम इतना पीछे जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ करप्शन बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी क्या लिखा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि वबा के दौरान भी, ये एक अलमिया है कि पेंडेमिक है, वबा के दौरान भी जिनके पास इख्तिदार है और जिनके पास खजाने की कुंजी है, उन्होंने अपने मुफाद में फैसला किया, ना कि वबा के मुतासरीन के। और सियासत में पैसा चल रहा है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? मेरे ख्याल से ये बहुत परेशानी की बात है। और अगर ये करप्शन करके हम करते रहते हैं, बांग्लादेश में करप्शन हमसे ज्यादा है लेकिन वो बहुत आगे निकल गया, तो हमें वजूहात को दूर करना पड़ेगा, गठजोड़ को तोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तानी अशराफिया और IMF और इस्तेमारी ताकतों के अशराफिया और हुकूमत और हमारे इदारे स्टेट बैंक, SDR, ये गठजोड़ को अगर नहीं तोड़ते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुजवजा एक्ट में तरमीम के हवाले से कि क्या इसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर कैसे पड़ेंगे। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराम एक बार फिर खुशामदीद। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत पे बड़ा एतराज किया करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि आपने डॉलर की कीमत को कंट्रोल किए रखा, मईशत को नुकसान पहुंचाया, स्टेट बैंक में मुदाखलत थी, नोट छाप लिए जाते थे, कर्जे लिए जाते थे स्टेट बैंक से, जिसकी वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। अब जो तरमीम होने जा रही है उसके नतीजे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा, ना वो कर्जे हुकूमत को देगा, ना इस हवाले से नोट छाप की हुकूमत को देगा, और ना ही डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। कि आपको याद है कि यही वो वजीर आजम है जो एक कुदरती आफत या एक्सीडेंट के ऊपर भी तलब कर लिया करते थे और कहा करते थे ओए फलाना दे दो। क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क पर। और इस वक्त पाकिस्तान जनूबी एशिया का वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है। महंगाई जो है, फूड इन्फ्लेशन 15 के करीब है। आम आदमी की जो अशियाए खुशनोश है उसका डॉलर से क्या ताल्लुक है, मुझे ये सवाल बताइए। दूध की कीमत का डॉलर से क्या ताल्लुक, सब्जी का डॉलर से क्या ताल्लुक है। ये जो इस मुल्क में पैदा होती थी आम आदमी की पहुंच से दूर क्यों हो गई। गंदम बाहर भिजवाया करते थे मलिक साहब, आज हमें बाहर ब्राउन गंदम जो यूक्रेन में लाई जाती है, आज हमें वो ये हुकूमत खिला रही है। और उसके बाद भी इनके भाषण आप सुन लें। अब ये इसहाक डार साहब की अभी आपने एक दो जो हमारी बातें की, चीनी की रिपोर्ट के ऊपर के मेरे भाई साहब एक कोई चीज है पीटीआई के अंदर जिनके अंदर अभी थोड़ा सा जमीर जिंदा है और वो आम आदमी की बात करते हैं। चीनी की जो जहां तक बात है, वजीर खजाना, पंजाब का वजीर खजाना जो है वो चीनी कार्टेल का हिस्सा है, जिसने खुद बैठकर चीनी बाहर भिजवाने के लिए सब्सिडी दी और उनकी अपनी फैक्ट्रीज को वो सब्सिडी मिली। सो ये बातें जो है ये बड़ी दाऊद साहब का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि वो बंद है। और 2.5 साल में कोई एक बंदे के ऊपर बता दे पर कार्रवाई हुई हो। इनका काम सिर्फ रिपोर्ट छापना और अवाम के जो है वो सामने उनको बेवकूफ बनाना है। मईशत की बात कर लेते हैं, मैं मईशत की कुछ ज्यादा बड़ी समझ मुझे नहीं है, तो डॉक्टर साहब के सामने जाहिर है वैसे भी बात करने से पहले बड़ा ध्यान से बात करनी चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक की जो इस वक्त अटॉर्नी हैं उस पर तमाम जो माहिर मईशियात हैं, मैंने कैसर बंगाली साहब की जो है उनकी भी देखी, उनका भी बहुत कंसर्न था और उनका कंसर्न इस बात से बिल्कुल वाक़िफ़ है कि आप जानते हैं
बाकर साहब जो है, जो स्टेट बैंक के इस वक्त गवर्नर है, उनके ऊपर बड़ा आंक है कि वो IMF के मुलाजिम है और IMF ने इस वक्त पाकिस्तान, मैंने अभी देखा, नेपरा को जो है इजाजत दी है बिजली की कीमत में उन्होंने जुलाई तक ₹7 करना है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि महंगाई पाकिस्तान के अंदर कहां चली जाएगी और कैसे। बंदौली साहब के मुताबिक, बाकी तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब बेहतर रोशनी डालेंगे, जो मैंने और पढ़ा उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, उनके पास खुद डिफेंस के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये के जो है तमाम इसहाक डार साहब के दौर में, हमने, आप ये बात जहन में रखिए, इसहाक डार साहब के दौर में पाकिस्तान ने पहली दफा IMF ट्वीट किया, उसको खुदा। इसहाक डार साहब ने अगर मसनूई तौर पर डॉलर, उन्होंने महंगाई को 3% पर रखा था, उन्होंने पाकिस्तान की GDP को 5.8 गए थे। ये इसहाक डार साहब ने किया था, ये करते थे, ये कुछ तो करके दिखा देते। अफसोस की बात यह है कि जो IMF कहे चले जा रही है हो, वो हमारे जो है वो उनको बेचने की बात हो, और वो जो बात कह रहे हैं इस वक्त, मैंने अभी देखा है पता नहीं कितने खरब रुपए के पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नोट छाप दिए गए हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हम कहते हैं 2.5 साल समझ ही नहीं आई, मोशियत के साथ तो समझ नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ रही है हमारे साथ जो हो रहा है। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर इस तरीके से खुद मुख्तार इदारा बना दिया जाता है तो फिर उससे जो खदशे का इजहार किया जा रहा है खास तौर पे कि IMF बराह रास्त कंट्रोल करेगा हमारी मैशत को। डॉक्टर इशफाक हसन बार बार ये बात कह चुके कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया था कि किस तरीके से स्टेट बैंक के अंदर एक सर्विंग IMF के बंदे को ला के बैठा दिया गया है और उससे मुल्की मैशत को कैसे नुकसान पहुंचेगा। जरा डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने जो कुछ कहा सुनिएगा जरा, फिर उस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, इशफाक हसन साहब कहते हैं कि बार बार प्राइम मिनिस्टर को ये बातें बताई जाती रही हैं कि IMF का एक अगर सर्विंग मुलाजम पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक को कंट्रोल करेगा तो मुल्की मैशत तबाह भी हो जाएगी, वो वापस ब्रीफ केस लेके वापस चले जाएंगे। फिर ये तरमीमी जो मुसवदा है, अगर इसके मुताबिक तो आप बिल्कुल ही IMF के हवाले कर देंगे स्टेट बैंक को। अच्छा देखिए नसरुल्लाह भाई, पहली बात तो ये कि ये तो हमारे यहाँ माजी से चला आ रहा है कि लोग आते हैं और फिर इससे ब्रीफ केस लेके चले भी जाते हैं, और माजी में हमारे बहुत सारे ये दानिशवर इतने माशाल्लाह जबरदस्त है। मैंने इनको जब सुनता था माजी में, तो जो माजी की हुकूमतें थी उसकी यही गुफ्तगू कर रहे होते थे कि जी ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती अपनी राय है, मैं इसका माहिर तो नहीं हूँ, बाहर तो शाहिद भाई बैठे हैं, वो आपको जवाब दे देंगे इसका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, जिसके अंदर सियासी या हुकूमती मदाखलत कम हो, ताकि इदारे जो है वो मजबूत होकर अपना काम खुद बेहतर तरीके से कर सके। जब ये मुल्क अपने जब भी कोई इदारा अपना मजबूत खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर का हो, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। तो हमें तो ये चाहिए कि, और फिर मैं सिर्फ एक और बात ये चाहता हूँ कि इसमें होना ये जरूर चाहिए कि उन इदारों को जो है कम से कम पार्लियामेंट के आगे तो जरूर जवाबदेह होना चाहिए, जैसे कि दुनिया के अंदर होता है कि भाई मसला होता है तो पार्लियामेंट की कमेटी के सामने जवाबदेह होते हैं। ठीक है डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब, स्टेट बैंक खुद मुख्तार होने से, हुकूमती सरपरस्ती से निकलने के बाद क्या अवाम का फायदा होगा, या जो खदशे का इजहार किया जा रहा है कि IMF बराह रास्त कंट्रोल करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को? देखिए ये मसला सिर्फ मईशत का नहीं है, IMF तो बहुत पहले से हमारी मईशत को कंट्रोल कर रहा है। मैं जो चीज़ आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा स्टेट बैंक इतना खुद मुख्तार है जितना दुनिया के बेशतर ममालिक में मरकजी बैंक है। अब से कोई 15-20 बरस पहले इशरत साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, आज भी वो 20 साल बाद हुकूमत में बैठे हुए हैं काबीना में, उन्होंने 20 साल पहले ये कहा था कि मैं गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से इतना खुद मुख्तार हूँ जितना मगरबी ममालिक के बैंक हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो तरमीमें आ रही हैं इनका ताल्लुक सिर्फ मईशत से है, कतई ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ ऐसी तरामीम हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में IMF ने नहीं लगाई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको FATF में ऐसी शराइत दी गई और हमने मान ली ताकि कश्मीर का मसला खत्म हो जाए, और स्टेट बैंक में कुछ ऐसी शराइत हैं जिनका ताल्लुक मईशत से नहीं है ना खुद मुख्तारी से है। अगर वो ये कहते तो मैं पहले आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो गेम चल रहा है कि इस्तेमारी ताकतों अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है उसके तहत वो IMF, FATF और गवर्नर जो हमारे वजीर खजाना जो IMF के साबिक मुलाजिम हैं, गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो IMF के से इस्तीफा देके यहाँ आए दोबारा चले जाएंगे,
उनके ताउन से जो कुछ तरामीम की जा रही हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाने की तैयारी है। जौहरी पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। नौ आबादियाती निजाम की यही नई शक्ल में वापसी की राह है। ये समझना कि सिर्फ या हमारा बजट या हमारी मईशत उनके हाथ में चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कह दिया जाता है कि गवर्नर डिप्टी गवर्नर को कोई हटा नहीं सकता, लेकिन नैब और FIA जो है गवर्नर स्टेट बैंक को, डिप्टी गवर्नर को, उनके ऑफिसर्स को नहीं बुला सकता, लेकिन वजीर आजम को बुला सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है। तो फिर आपने ये कैसे रख दिया कि उनका हिसाब कौन करेगा? अगर मैं आपको रिकॉर्ड पर यह बताऊं कि मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक को भी इससे इम्यूनिटी मिल जाएगी, और उन्होंने पाकिस्तान में जो अपना कोविड-19 के दरमियान जो शरह सूद कम की है, उसमें बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 48 की खिलाफ वर्जी करके करोड़ों खातेदारों को 700 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आईन पाकिस्तान की शिक 3 जो है उसकी जो है वो उसका कीमा बना दिया, और दूसरा 38E आईन पाकिस्तान उसका कीमा बना दिया। तो ये जो उन्होंने गलतियां की, और उसके बाद अगर आपको याद हो कि अप्रैल 2019 में जो उन्होंने शराइत तय की थी वजीर खजाना हफीज शेख के साथ मिलके, और जो सेक्रेटरी खजाना थे उनको निकाल दिया था कमरे से, तो वो जो शराइत मंजूर की थी उसके तहत जो हमारी मईशत तबाह हुई। 1 साल तक पाकिस्तान का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, और जब इस परेशानी में आ गए तो अभी जो अमेंडमेंट की भेजा गया है, मैं आपको यकीन है कि जो है उस्मान बुखारी साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब ने वो नहीं देखा, लेकिन IMF को हमने पहले भेज दिया। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं? और वो जो हमारा काबीना है उसने 15 मिनट के अंदर ये तमाम शराइत को ओके कर दिया। इसका मतलब ये कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। इसका बिल्कुल ताल्लुक जो है वो ये है कि नोम चॉम्स्की ने ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। तो ये जो कुछ खेल है ये हमारे डिफेंस जौहरी प्रोग्राम के लिए, हमारे दफाई बिल के लिए, हमारे तालीम और सेहत के बजट के लिए, इन चीजों पर वो हाथ डाल रहे हैं। मईशत तो पहले ही उनके कब्जे में है। अगर आपको याद हो 6 साल तक जो है डॉक्टर याकूब जो थे IMF से आए, इश्ता साहब जो है वो 6 साल तक रहे, उसके बाद वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है वो शमशाद अख्तर आ गई। तो ये तो होता रहा है। अब जो कुछ हो रहा है कि जौहरी पाकिस्तान के गिर्द एक घेरा तंग करके कोशिश ये की जा रही है कि हमें नौबादी निजाम की तरफ वापस ले जाएं। अगर मसला है सलामती का, पाकिस्तान की सलामती का, सिर्फ मईशत का नहीं है। आप पूछिए कि हमारे 2 जो मौजूद मेहमान बैठे हैं क्या उन्होंने देखा है वो बिल, और अगर नहीं देखा तो IMF को क्यों भेज दिया आपने? अगर ये नौबत आ गई कि $500 मिलियन के लिए आपने ये सब कुछ कर लिया, काबीना ने 15 मिनट में मंजूरी दे दी, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कुछ बातें कर रहा है, जो कुछ ठीक है हाँ पाकिस्तान में हो रहा है, उससे खौफ नहीं अगर आता है तो मुझे बड़ी परेशानी नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, एक छोटी सी और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। बुखारी साहब, अपोजिशन पे भी ये एतराज आता है कि अपोजिशन अपने मामलात में उलझी हुई है, आपस में लड़ रही है। इन हालात में हुकूमत जो बड़े बड़े फैसले करने जा रही है उसके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है। स्टेट बैंक का पाकिस्तान एक्ट में अगर तरमीम भी हो जाए, आप आपस में लड़ रहे हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े महंगाई का तूफान आया हुआ है, इस पर भी अपोजिशन तब निकलेगी जब अपने इख्तलाफात खत्म करेगी। इसके पहले तो मलिक साहब, मुझे वाकई जो डॉक्टर साहब ने पिक्चर दी है इस स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस की, बहुत हॉरिबल है। और यही तो प्रॉब्लम है कि ये हुकूमत कहीं पर भी ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना ही नहीं चाहती। इनका ये जो भी इनके हिडन एजेंडाज हैं उसको ये खामोशी के साथ पूरा करना चाहते हैं, और किसी को इसकी हवा तक नहीं लगती। इसी तरह आपको याद है जब इन्होंने आईनी तरमीम करने की कोशिश की सेनेट के इलेक्शन के अंदर, उसमें भी 12 मिनट के अंदर आईनी तरमीम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से पास होके वो हाउस में ले आए, उसके ऊपर भी किसी से बात नहीं की। और इस स्टेट बैंक की इस ऑर्डिनेंस के ऊपर हमारी पूरी नजर है, और पूरी ऑपोजिशन जो है इसके ऊपर बहुत विजिलेंट है कि अभी तक ये हाउस में ये ले नहीं की गई है, ये अभी किसी तरह शेयर नहीं किया गया। लेकिन इसके ऊपर ऑपोजिशन पार्टीज ने मुकम्मल नजर रखी हुई है। देखिए, हमारा अगर हम फकत किसी अवाम के हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक के अंदर जा रहे हैं, उसमें भी हमारा मतमा नजर अवाम की आवाज बनना है। और अगर इस तरह से हमारे इदारों को जो है वो गिरवी रख दिया जाएगा, IMF के ऊपर जाने पे एतराज नहीं है। IMF के ऊपर तमाम हुकूमतें जो है वो जाती रही है IMF प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन वो उसके ऊपर निगोशिएट करती थी और उसके ऊपर अपनी शर्तों पे जाया करती थी। अब तो पहले इन्होंने लेट किया, IMF के पास के नहीं गए, और उसके बाद अब जब गए तो उसके बाद बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया। और IMF अब जो कह रही है वो ये कर रहे हैं। हम अपने मुल्क को IMF की कॉलोनी नहीं बनने दे सकते,
और इसके ऊपर हम हर तरह का लाएमल जो है पीडीएम के अंदर तैयार करेंगे। बाकी जो पीडीएम की बातें हैं वो देखी जाएंगी, वो जो होता है, हर पार्टी को अपना लाएमल तैयार करने का हक है। हमारी पीपल्स पार्टी के बाकी तमाम पीडीएम से इंटैक्ट है, तो हम पीडीएम के अंदर बिल्कुल इसको बहुत विजिलेंटली देख रहे हैं और ये नहीं होने देंगे। लेकिन चलते चलते अजमत भाई साहब, बलदियाती जो निज़ाम बहाल हुआ है पंजाब के अंदर, उस पर भी कमेंट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, हुकूमत बलदियाती इदारे बहाल करने के चक्कर में नहीं है, आप उस पर भी आराम से बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मलिक साहब। एक तो पहले ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है, लेकिन एक बात यह है कि इसको 2 साल लगे इस डिसीजन को आने में, और हमारे बेचारे बलदियाती नुमाइंदे जो है वो रुल गए अपनी इंसाफ हासिल करने के लिए। चलिए आ गया, दे रहा है, दुरुस्त है। और हमारे तमाम बलदियाती नुमाइंदे जो हैं वो आज अपने अपने दफातर में पहुंच गए हैं, उन्होंने जाकर चार्ज संभाल लिया है। वो अलग बात है कि ये हुकूमत हमेशा की तरह उठाएगी और इन बलदियाती इदारों को कुचलने की, इनको फंड्स रोक कर वो करने की कोशिश की। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो इन इदारों को अब करना है कि इनकी गैर मौजूदगी में जो अरबों रुपए का फंड इस्तेमाल हुए वो कहां हुए, उसका ऑडिट होना चाहिए। वो बात सामने आनी चाहिए कि इन बलदियाती इदारों के फंड के पीछे कौन कौन किस किस गंगा में हाथ धो के बैठा है, इसका ऑडिट बहुत जल्दी होना चाहिए और ये हम करवाएंगे। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, दोनों चीजों पे आप कमेंट कर दें। एक तो ये है कि इस बिल को, इस एक्ट में तरमीम को आप अपोजिशन से डिस्कस नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहते, सियासी जमातों को एतमाद भी नहीं लाना चाहते, और जो डॉक्टर शाह साहब बात कर रहे हैं कि किसी ने मुसवदा देखा ही नहीं हो, अगर आप काबीना मंजूर कर देती है 15 मिनट में, तो इसका मतलब इस पर कोई किसी के साथ मुशावरत ही नहीं है। फिर दूसरा, जिस निज़ाम की आप बात करते थे, बलदियाती इदारों की बहाली की, बलदियाती इदारे मुल्क के अंदर बड़े मजबूत किरदार अदा करते हैं जमहूरियत के लिए, उनको तो आप खत्म कर रहे हैं। ये क्या दोगलापन है पीटीआई की सोच का? अच्छा नसरुल्लाह भाई, पहली ईमानदारी की बात तो ये है कि जो आपने बात की है, मैं इसका बहुत बड़ा उत्साही हूँ कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, हर चीज को पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, इसको डिस्कशन होनी चाहिए ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि जी ये बाईपास हो गया है कोई भी चीज। लेकिन बदकिस्मती से नसरुल्लाह भाई, आप तो सीनियर तरीन और बड़ी करीब से, बड़ी बारीकी से सब चीजों को देखते हैं, लेकिन इन 3 सालों में जो मैंने सीखा और देखा, मैं तो बड़ा मायूस हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर सवाए एक दूसरे के तनकीद करने के, जाती मुकदमात को की पैरवी करने के, और कोई कौमी मसाइल पर गुफ्तगू नहीं हुई। हालांकि होना ये चाहिए कि आपको जो पूरा इख्तियार है कि आप रोड के ऊपर जितना मर्जी एहतजाज करें, यह आपका कानूनी जो जमहूरी हक है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप कहेंगे जी हमने यहाँ कोई एहतजाज नहीं करना, यहाँ तो हमने बात करनी है, यहाँ पर हमने मसाइल डिस्कस करने हैं, और ताकि एक बाशऊर कौम की तरह जो वो एक फोरम है उसको इस्तेमाल किया जाता। लेकिन आपने भी देखा, हमने भी देखा, मैंने भी देखा कि ये पार्लियामेंट जाती जंग के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। मैं आप फिर कहता हूँ कि नहीं, आप आए, ये 2 साल है, आप अपनी जंग जो रोड के ऊपर लड़नी है, जो कहीं और लड़नी है। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या ये हुकूमत का काम नहीं है अपोजिशन को साथ बिठाए, नेशनल इश्यूज पे उनके साथ बातचीत करे? आप यकीन करें, ये बात हम करते हैं, वो कहते हैं कि आफ्ताब साहब है कि हम जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है उससे पहले सारे पार्लियामेंटी लीडर्स को बुलाते हैं, उनके साथ तय करते हैं। लेकिन ये जाते ही, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ भाई, एक में जाते ही ये बुकें बांटना शुरू कर देते हैं कि बस अब शुरू हो जाओ, दस बजाना, ये करना, वो करना। मतलब खुद मैं तो बार दफा मुझे ऐसी एलर्जी सी होती है, मैं उसमें चला जाता हूँ लॉबी के अंदर, तो क्या करें, क्योंकि ना हम कोई बात हो रही है, ना किसी चीज पर डिस्कशन हो रही है, सवाए किसी के मुकदमा तो है, वो आम आदमी के मुकदमे की तो कोई बात करता ही नहीं है। सारे जो बड़े बड़े शरफिया हैं उनके मुकदमा की बात हो रही है कि उनको पे रोल पे रहा करो, या उनको बरी करो, या उनको मुल्क से बाहर जाने दो। तो भाई खुदा को मानो यार, ये पाकिस्तान है, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके अंदर हर चीज को देखिए। पार्लियामेंट को तो जंग का मैदान ना बनाए ना, ये दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर स्टेट बैंक के एक्ट में तरमीम करनी थी तो पार्लियामेंट में ले जाते, इसमें तो अपोजिशन ना रोकती ना। बिल्कुल लेकर आना चाहिए था इसपे, और लेकिन वो इसलिए नहीं लाती है हुकूमतें, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि पता है कि वहां जाने के बाद इस पे बहस होने के बजाय इधर तो और शुरू हो जाएगा, तो वो काम अपना वो ऑर्डिनेंस की तरह जो आइन इनको इजाजत देता है, या तो ये ऑर्डिनेंस का आइन ही खत्म कर दिया जाए, इख्तियारात ही खत्म कर दिए जाए। लेकिन ये सारे काम होंगे कहाँ से? पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट को अगर ये मजबूत बनाएंगे, पार्लियामेंट को बाइज्जत बनाएंगे, पार्लियामेंट को अखाड़ा नहीं बनाएंगे, तो ये सारी चीजें बेहतर होती। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि 2021 में अब टैक्सेस की भी भरमार होगी और कीमतें भी बढ़ेंगी, खासतौर पे सब्सिडीज वापस होंगी, आपको लगता है ये होगा? नहीं, देखिए ये तो सब फैसले हो चुके हैं, इनका ऑर्डिनेंस आ चुका है। महंगाई भी बढ़ेगी, शरह नमूद जो है वो सुस्त होगी, कर्जों का बोझ बढ़ेगा,
बैरूनी सरमायाकारी में कमी होगी, रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे और शरह सूद हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैं दोबारा आपसे अर्ज करूंगा, मसला ये नहीं है कि हमने जो है स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी है। हम तो खुद मुख्तारी देने के हम चाहते दी जाए, लेकिन आप स्टेट बैंक को तमाम कानून से मुबर्रा कर रहे हैं, इम्यूनिटी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ न तहकीकात हो सकती है, न उनसे पूछा जा सकता है। आप ये भी कहते हैं कि 5 साल उनकी मुद्दत कर दी गई 3 साल के बजाय। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने ये तो खुद मुख्तारी में आता ही नहीं है कि 5 साल के लिए है और फिर मजीद 5 साल की एक्सटेंशन की गुंजाइश, यानी वो हुकूमत से डिक्टेशन लेगी, कहेगी जनाब ये मुझे 5 साल और दे दे, मैं आपका ये कहना मान देता हूँ। मगर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखिए 22 करोड़ जो आबादी का मुल्क है, 5वीं बड़ी जो है आबादी के लिहाज से मुल्क है, जौहरी ताकत है। यहाँ होता है एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड, जिसमें 1 दर्जन लोग होते हैं अहम, वो फैसले करते हैं तमाम माशी पॉलिसियों का। इन्होंने क्या काम किया है कि उसको डिसॉल्व कर दिया और ये कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना या मुशीर खजाना मिलके वही काम करेंगे जो बोर्ड कर रहा था। तो इसका मतलब ये कि IMF के 2 मुलाजिम साबिक वो हमारे इस बोर्ड की जगह लेके तमाम पॉलिसियां बनाएंगे, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता और वो अपना इसके ऊपर हमारे ऊपर नाफिज कर दिया जाएगा। तो मसला खुद मुख्तारी का नहीं है, मसला मेरे मुल्क की सलामती का है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे मेंबरान अपनी पार्टी के मेंबरान को कॉन्फिडेंस में ले लेते। IMF को पता है कि ये दिन है, ये तो हो चुका है, और लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता, उनके पार्टी के लोगों को नहीं पता। तो ये मसला सलामती का है, इसको ये कहना कि ये खुद मुख्तारी का है, मुझे इस पर सख्त एतराज है। और मेरा एक मुतालबा है कि आप पहले गवर्नर जो मौजूदा हैं, इन्होंने जो 2 गलत कारियां की हैं, 3 कानूनों को तोड़ा है, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है, 500 अरब का नुकसान पहुंचा है। पहले उनका एहसाब करें, उसके बाद जो है ऑटोनॉमी की बात करें, वरना वो तो इम्यूनिटी लेके साफ निकल जाएंगे। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजमा बुखारी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।